तो हम आपकी भी शेर बजा देता है। डरता नहीं हूँ। That I will be president for all Americans. Passport Zindabad, Pakistan, Zindabad. जी से शुरू होता है हर सवाल और हर जरूरी सवाल के जवाब के लिए तजुर्बे, तहकीक और हकाइक पर मबनी पाकिस्तान का सबसे काबिल एतबार न्यूज प्रोग्राम जी फॉर गरीदा। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे पनामा केस के हवाले से और इस केस के नतीजे में हुकूमत और अदलिया के दरमियान डेवलप होती हुई महाज आराई और तनाव, इस पर सबसे पहले प्रोग्राम में बात करेंगे। वो तो नवाज शरीफ का बेटा है, हिसाब लेने वाला, हम तुम्हारा में हिसाब बना देंगे। हुसैन शहीद सोलपति से लेके आज तक हमारे साथ ही जेल में ये सब कुछ होता चला है। पनामा केस की तहकीकात के सिलसिले में कायम करदा ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने आज पहली बार वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के छोटे साहबजादे हसन नवाज साहब की पेशी हुई। उनसे भी हुसैन नवाज साहब की तरह कई घंटे तक तफ्तीश हुई। आज 7 घंटे से ज्यादा हसन नवाज साहब से सवाल जवाब होते रहे। JIT की जानिब से कुछ मोटी मोटी 4 फाइलें हसन नवाज साहब अपने साथ लेके आए थे, जिसमें शरीफ फैमिली के बिजनेस का तमाम तर रिकॉर्ड और तमाम तर दस्तावेजी सबूत मौजूद था, जो कि JIT के सामने रखा गया। क्योंकि JIT के सामने जितनी भी पेशियां हो रही हैं उसकी मजीद तफसील ज्यादा सामने नहीं आ रही, इसलिए कहा नहीं जा सकता कि किस किस्म के सवाल जवाब हसन नवाज साहब से आज हुए और किस किस्म के दस्तावेजी सबूत उन्होंने JIT के सामने रखे। लेकिन बहरहाल इतना जरूर वाज़े हुआ हसन नवाज साहब की बॉडी लैंग्वेज से कि आज वो ज्यादा पुरएतमाद, ज्यादा रिलैक्स्ड और ज्यादा हशाश बशाश थे। यहां तक कि 7 घंटे की मुसलसल तफ्तीश के बाद भी जब वो बाहर आए, वापस आए, तब भी पुरएतमाद थे, रिलैक्स थे और हशाश बशाश थे। लेकिन इस सब के बावजूद नून लीग और हुकूमत के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं JIT के हवाले से और पनामा के खुसूसी बेंच के हवाले से, खासतौर पे कल से जब से मोअज़्ज़िज़ जजेस ने कुछ रिमार्क्स पास किए हैं हुकूमत पाकिस्तान के बारे में, नून लीग के तहफ़्फ़ुज़ात अभी भी ज़ाइल नहीं हुए। आपकी याद दहानी करवा दें कि कल निहाल हाशमी की मुतनाज़िया तकरीर की पेशी के हवाले से, उसकी पहली सुनवाई के हवाले से जजेस ने काफ़ी सख्त रिमार्क्स हुकूमत पाकिस्तान के हवाले से कहे थे। अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा था कि मुबारक हो कि आपकी हुकूमत ने दहशतगर्दों को ज्वाइन कर लिया है। यहां तक कि जस्टिस अजमत सईद साहब ने सिसिलियन माफिया से, इटली के सिसिलियन माफिया से तशबीह दे दी थी हुकूमत को, और यह भी कह दिया गया था कि हमारे बच्चों को धमकियां दी जा रही हैं और धमकियां दहशतगर्द देते हैं। जजेस के इन रिमार्क्स के बाद कल हुकूमत पाकिस्तान का फौरी और इंतहाई सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया था, जिनमें इन रिमार्क्स के हवाले से गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया गया था और ये करार दिया गया था कि इन रिमार्क्स से आलमी सतह पे हुकूमत पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस मुतासर हुआ है, हुकूमत पाकिस्तान के वक़ार और एहतराम को ठेस पहुंची है और जजेस नहीं बोलते, उनके रिमार्क्स नहीं बोलते, बल्कि उनके फैसले बोलते हैं। इसके बाद फिलहाल हुकूमती लेवल पे, अदालती लेवल पे फिलहाल तो एक खामोशी है, एक ठहराव की कैफियत है। लेकिन क्या इस खामोशी, इस ठहराव के पीछे एक तूफान पनप रहा है? आज JIT के सामने मामूल की तरह शरीफ फैमिली पेश तो हुई है, लेकिन शरीफ फैमिली कानूनी जरूरत तो पूरी कर रही है, JIT के सामने अपनी पेशियां भुगत तो रही है, लेकिन इस सारे अमल से कुछ ज्यादा खुश नहीं है। उधर ऑपोजिशन के एक बड़े लीडर और हुकूमत के एक बड़े नाक़िद, नून लीग पर बड़े तनकीद करने वाले एतजाज अहसन साहब, उन्होंने भी जजेस के रिमार्क्स के हवाले से हुकूमत का साथ दिया है, नून लीग का साथ दिया और कहा है कि जजेस को इस किस्म के माफिया के रिमार्क्स नहीं देने चाहिए थे। इसके अलावा जो एक स्टोरी डेवलप हो रही है वो ये कि जस्टिस अजमत सईद साहब के हवाले से काफ़ी एतराज़ात कुछ हलकों में सामने आ रहे हैं और वो एतराज़ ये है कि जस्टिस अजमत सईद
1999 के बाद से शरीफ फैमिली के खिलाफ जो हुदैबिया केस खुला था उसमें नैब के डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल थे। इस तरह आमिर अजीज साहब पर भी इसी नौयत के सवालात उठाए जा रहे हैं और बाज हल्के ये भी सवाल कर रहे हैं कि क्या इस माजी को, इस पस मंजर को सामने रखते हुए जस्टिस अजमत सईद साहब को इस बेंच का हिस्सा होना चाहिए और क्या आमिर अजीज साहब को GIT का हिस्सा होना चाहिए। ये सवालात कल से उस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गए हैं कि जब से जजेस के रिमार्क सामने आए हैं और उस पर हुकूमत का मौक़िफ़ भी सामने आया है। इसके अलावा मरियम नवाज शरीफ साहिबा, वज़ीर आज़म साहब की साहबजादी, उनकी आज की ट्वीट बहुत अहमियत की हामिल है और बहुत गहरे मायने रखती है। उन्होंने अपने भाइयों के हवाले से ट्वीट की है कि हसन नवाज और हुसैन नवाज उस अजीम शख्स के बेटे हैं कि जो हर एहतसाब में से सुरखरू होकर निकला है और हसन और हुसैन सियासत में नहीं हैं, लेकिन डिक्टेटर्स के ज़माने में भी उन्होंने कैदो बंद की सऊबतें बर्दाश्त की थी। और जैसा कि हम कह चुके हैं कि जस्टिस अजमत सईद साहब परवेज मुशर्रफ के दौर में नैब के डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल थे। परवेज मुशर्रफ साहब चूंकि मिलिट्री डिक्टेटर रहे हैं, जस्टिस अजमत सईद साहब उनके दौर में डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल थे, शरीफ फैमिली का एहतसाब करते रहे। तो इस तनाजुर में मरियम नवाज साहिबा की ट्वीट आज बहुत अहमियत की हामिल है कि डिक्टेटर्स के ज़माने में भी उनके भाइयों ने कैदो बंद की सऊबतें बर्दाश्त की थी और हर किस्म के एहतसाब को बर्दाश्त किया था और इसमें से सुरखरू होकर निकले थे। तीसरी एक स्टोरी जो इसी सारे पैराए में से डेवलप हो रही है वो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की व्हाट्सएप कॉल और आईफोन एप्लीकेशन कॉल, फेस टाइम कॉल के हवाले से है, जिसके बारे में एतजाज अहसन साहब ने, जो कि सेनेट में ऑपोजिशन लीडर हैं, हुकूमत के बड़े नाकिद हैं, उन्होंने आज एक बहुत अहम मुतालबा किया है कि अगर ये खबर जाली है तो सुप्रीम कोर्ट इसकी तहकीकात का ऐलान करे और अगर खबर जाली नहीं है तो इसका मतलब है कि रजिस्ट्रार ने खुद से ये काम नहीं किया बल्कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पे या पानामा के खुसूसी बेंच की हिदायत पर ये काम किया है। अगरचे कल सुप्रीम कोर्ट ने इसकी वजाहत कर दी थी कि रजिस्ट्रार ने खुद से कोई हिदायत नहीं दी, वो खुसूसी बेंच, पानामा के खुसूसी बेंच की हिदायत पे काम कर रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बावजूद बहुत से सवालात अभी भी बाकी हैं क्योंकि इस खबर के साथ दस्तावेजी सबूत सामने आ चुके हैं। SECP के और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के लेटर्स भी सामने आ गए हैं जो कि इस खबर को सपोर्ट करते हैं। इस वक्त मामला यह है कि एक तनाव की कैफियत डेवलप हो चुकी है जो कि अंदर ही अंदर मजीद मजबूत हो रही है हुकूमत के दरमियान और अदलिया के दरमियान। ये तनाव कहां पर जाकर रुकेगा, ये महाज आ रहा है, ये सर्द जंग कहां पर जाकर खत्म होगी, 5 जून जबकि निहाल हाशमी की अगली पेशी है उसके बाद क्या होगा, इन्हीं सारे मामलात पे बात करेंगे। मेरे साथ हैं सीनियर और तज्जियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब। अस्सलाम वालेकुम शामी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। सारे मामलात आपके सामने हैं, सारी सूरत हाल आपके सामने है। जस्टिस अजमत सईद साहब को लेकर सवाल उठाया जा रहा है कि वो मुशर्रफ के दौर में डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल थे। आमिर अजीज साहब पर भी ऐसे ही एतराज़ात उठाए जा रहे हैं, माजी के साथ मुवाजना किया जा रहा है। आप क्या समझते हैं कि माजी के साथ मुवाजना हो सकता है और आगे होने क्या जा रहा है 5 जून के बाद? क्या हुकूमत और अदलिया का तनाव मजीद डेवलप होगा, मजीद बढ़ेगा या कहीं पे जाके थमेगा? जो 3 जज साहबान हैं जो इसकी समाअत कर रहे हैं इस वक्त और जो GIT जो है उसकी तफ्तीश की निगरानी कर रहे हैं, उन पर किसी मरहले में भी अदम एतमाद का इजहार नहीं किया गया और उन्होंने कार्रवाई जारी रखी, बल्कि उन्हीं की वजह से ये मामला तफ्तीश तक पहुंचा। वगरना दूसरे 2 जजों ने तो मुस्लिम लीग नून के या नवाज शरीफ साहब के खिलाफ फैसला दे दिया था। तो ये 3 जज साहबान जो हैं, लेकिन बदकिस्मती से जो रद्द अमल जाहिर किया है निहाल हाशमी साहब की तकरीर पर, उसने खुद इनके लिए ही मुश्किल पैदा कर दी है। मेरा ख्याल ये मुस्लिम लीग नून से ज्यादा खुद फाजिल जज साहबान के गौर करने की बात है और जो हमारे फाजिल चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस साकिब निसार साहब, उनके गौर करने की बात है। मेरा ख्याल है कि इन रिमार्क्स के बाद और अब ये बेंच जो है उसके लिए मुश्किल हो जाएगा कि वो मामूल की कार्रवाई जारी रख सके जी। एक तासुर जो है वो मजरू हुआ है और जहां तक उन रिमार्क्स का ताल्लुक है, मुस्लिम लीग नून के मुखालफीन भी मजबूर हुए हैं ये बात कहने पर कि ये रिमार्क्स नहीं देने चाहिए थे, क्योंकि हम और आप सुनते आ रहे हैं बचपन से कि जज नहीं बोलते, उनके फैसले बोलते हैं। लेकिन बदकिस्मती से
हमारे यहाँ इस तरह के रिमार्क्स देने का रिवाज चल पड़ा है। फिर मीडिया में भी हम जेर समात मुकदमात पर बहस जारी रखते हैं, सियासतदान भी उसके हवाले से एक दूसरे को ताने दे रहे होते हैं, एक दूसरे से निपट रहे होते हैं। ये पूरा जो माहौल है ये ऐसा पैदा हुआ कि इसमें अब खराबी इंतहा को पहुंच गई। अदलिया को खुद सख्त कार्रवाई लेनी चाहिए थी इब्तदा ही में, और इब्तदा ही में नोटिस ले लिया जाता तो ये सूरत हाल इस तरह न बढ़ती। लेकिन अब जहां हालात पहुंच गए हैं वहां से हमें वापस जाना है, और वापस जाने में देखिए जिस तरह अफवाज पाकिस्तान जो है उनके नुमाइंदे ने जो ट्वीट किया था और जिस तरह मुस्तरद किया था वजीर आजम का मौकफ, उसके बाद उस ट्वीट को किसी ने सराहा नहीं, उन्हें फिर उसे वापस लेना पड़ा। तो वो ट्वीट जो है अब मंजर आम पर नहीं है। तो अब आप देखिए इसी तरीके से ये जो अदलिया का मामला हुआ है इस पर खुद अदलिया को गौर करना चाहिए। शामी साहब अगला सवाल मेरा आपसे यही होगा कि क्या आपको तवक्को है कि फाजिल जज इस मामले पे खुद नजरसानी करेंगे, खुद को बेंच से अलग कर लेंगे, या जिस तरह से आपने अफवाज पाकिस्तान के उस ट्वीट का जिक्र किया, क्या रिमार्क्स वापस लिए जा सकते हैं? आपके पास आपकी नजर में आइंदा के ऑप्शंस क्या हैं? रिमार्क्स वापस ले लिए जाएं, यही बेंच कंटिन्यू करे, या रिमार्क्स वापस ना लिए जाएं और नया बेंच कॉन्स्टिट्यूट हो? आपको आइंदा के ऑप्शंस लग क्या रहे हैं? जो जस्टिस शेख अजमत सईद साहब हैं, मैं उनका शख्सी तौर पर बड़ा एहतराम करता हूं। बड़े एक वो बाकिरदार शख्स हैं, उनकी शोहरत बड़ी अच्छी है, लोग उनका बड़ा एहतराम करते हैं। लेकिन जो गलती हो चुकी है उसका अजाला होना चाहिए, और उसका अजाला उसी वक्त होगा कि जब ये मामला शफाफ तरीके से आगे बढ़े। ये खुद सुप्रीम कोर्ट के एहतराम का तकाजा भी है, और मुस्लिम लीग नून या नवाज शरीफ साहब या उनका कोई बेटा या बच्चा ये भी दरखास्त दे सकता है, और जिसमें एक नए बेंच की तश्कील की गुजारिश की जा सकती है। जो भी ऑप्शन जो है कोई इख्तियार करे या इस्तेमाल करे, बुनियादी बात यह है कि हमारे जो जज साहबान जो हैं उनका वकार और उनकी इज्जत और उनकी साख जो है उसकी हर कीमत पर हिफाजत करनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफी और तज्जियाकार मुजीबुर रहमान शामी हमसे बात कर रहे थे और कह रहे थे कि जजेस को अपने रिमार्क्स वापस ले लेने चाहिए, क्योंकि इस तरह के रिमार्क्स से सुप्रीम कोर्ट के वकार पर भी हरफ आता है, और ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि शरीफ फैमिली में से कोई इस खुसूसी बेंच के कॉन्स्टिट्यूशन पर भी एतराज उठा दे। इसी मामले से डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे कि हुकूमत की सोच क्या है, अदलिया के साथ तनाव के हवाले से महाजराई खत्म होने जा रही है या मजीद बढ़ेगी? इसी हवाले से ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे विफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक साहब। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हुकूमत और अदलिया के दरमियान तनाव जो है ये 5 जून के बाद इसकी सूरत हाल क्या होगी? ये तनाव थमने जा रहा है या इसमें मजीद शिद्दत आ जाएगी? इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ हैं विफाकी वजीर रेलवे नून लीग के सीनियर मरकजी रहनुमा जनाब ख्वाजा साद रफीक साहब। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साद रफीक साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। जो हुकूमत और अदलिया के दरमियान तनाव डेवलप हो रहा है उसके हवाले से तो सवाल आपसे करना ही है, लेकिन चूंकि आज हसन नवाज साहब की पहली पेशी थी, उनकी भी हुसैन नवाज साहब की तरह बहुत तवील पेशी थी, 7 घंटे से ज्यादा चलती रही, 7-7, 8-8 घंटे की तफ्तीश हो रही है। क्या कुछ पूछा जा रहा है, क्या कुछ बताया जा रहा है, कौन कौन सी दस्तावेजात रिकॉर्ड पे आ रही हैं? क्योंकि बड़ी मोटी मोटी फाइलें हैं, क्या ये वही दस्तावेजात हैं जो सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश की गई थी या उससे हट के हैं? गबिदा फरूकी साहब, मैं तो GIT में पेश नहीं हो रहा, इसलिए मुझे तो मालूम नहीं है कि तफसीलात क्या है उसकी। जाहिर है हुसैन साहब को या हसन साहब को बुलाया गया है तो उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स भी वहाँ प्रोड्यूस किए हैं और जो सवाल पूछे गए हैं उनके जवाब दिए हैं, लेकिन उसकी तफसील मेरे पास नहीं है। लेकिन चूंकि नून लीग की एक प्लानिंग फेज चल रहा होता है और जाहिर है पूरी प्लानिंग के साथ जा रहे होंगे, और आप चूंकि एक पॉलिसी लेवल पे बहुत हाईएस्ट लेवल पे आप लीडर हैं, वजीर भी हैं, इस हवाले से आपसे जानना चाह रही थी कि किस किस्म की तफ्तीश उनसे हो रही है, कुछ बताने की पोजीशन में अगर आप हों कि क्या कुछ वहाँ पे सवाल जवाब हो रहे हैं, और मुतमईन हैं शरीफ फैमिली सवाल जवाब से? मैं इस बात से तो आगाह नहीं हूँ कि किस किस्म के सवालात किए जा रहे हैं और क्या जवाबात दिए जा रहे हैं, क्योंकि ये
जो लीगल टीम है ऑब्वियसली वो ये काम कर रही होगी। मैं तो एक पॉलिटिकल आदमी हूँ, अलबत्ता जो GIT का तरीकाकार है उस पे जो हमारी रिजर्वेशंस थी उसके बारे में अगर आप पूछना चाहें तो मैं जरूर बात कर सकता हूं। मेरा अगला सवाल आपसे उन्हीं रिजर्वेशंस के हवाले से था। GIT पे रिजर्वेशंस अब एक स्टेप आगे बढ़ गई हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के खुसूसी बेंच पर रिजर्वेशंस तहफ्फुजात तक पहुंच गई हैं। कल जिस तरह के जजेस के रिमार्क्स आए उन पर भी एतराज उठाया जा सकता है, लेकिन उसके बाद जो हुकूमत का रद्द-ए-अमल आया वो भी इंतहाई सख्त था। ये हुकूमत अदलिया तनाव, आप इसको तनाव कहेंगे, आप इसे महाजराई कहेंगे, आप इसे सर्द जंग कहेंगे? जी नहीं, ना ये कोई सर्द जंग है, ना कोई तनाव है और ना महाजराई है और ना इंशाल्लाह कोई ऐसी सूरत हाल डेवलप होने दी जाएगी जिसमें कोई तनाव या महाजराई की कैफियत हो। और ख़ास तौर पे एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसके लीडर ने और जिसके कारकुनों ने एक बड़ी जद्दोजहद की हो, जिसके नतीजे में आज की आज़ाद अदलिया मारज़ वजूद में आई हो, उससे कोई ये तवक्को ना करे कि हम तनाव की सूरत पैदा करेंगे खुदा ना खास्ता, या खुदा ना खास्ता कोई लेट डाउन करने की कोशिश करेंगे। ऐसा तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। याद रखा जाना चाहिए कि 2 लॉन्ग मार्च हुए थे जब मुशर्रफ ने ऑनरेबल जजेस को घर भेजा था और अदलिया की आज़ादी पर कदगन लगाई थी। दोनों लॉन्ग मार्च में नवाज शरीफ साहब की कंट्रीब्यूशन थी और जो फाइनल राउंड था, अगर अल्लाह ताला के फजल के बाद नवाज शरीफ साहब और उनकी पार्टी बाहर ना निकलते तो पाकिस्तान की अदलिया की आज़ादी एक ख्वाब रहती। हमने जेलें काटी हैं इस अदलिया की आज़ादी तक पहुंचने के लिए। हम खुद ये चाहते थे और चाहते हैं कि एक ऐसी आज़ाद अदलिया इस मुल्क में होनी चाहिए जो जब एक फैसला करे उसे माना जाए और वो हुक्मरानों को और आला तबकात को अदालत में बुला सके। जिसका सबूत ये है कि जब मौजूद अदालत की तश्कील करदा JIT, जिसके बाद मेंबरान पे हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है, वो जब भी बुलाती है तो हसन और हुसैन दोनों जाते हैं, छुट्टी वाले दिन बुलाते हैं तब भी चले जाते हैं और 2-2 ढाई घंटे इंतजार भी कराया गया है, उस पर भी शिकायत नहीं की गई है। अलबत्ता जब तारिक शफी साहब के साथ मामला हुआ और उनके साथ ऐसी गुफ्तगू की गई जिसकी जरूरत नहीं थी और जो लाइन क्रॉस की गई, तो फिर जरूर इसकी शिकायत कोर्ट में की गई और कोर्ट में शिकायत करना हमारा राइट है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। और इसी तरह अगर किसी JIT के रुकन के माजी में जो उनके ये कह लें कि उनके बारे में कि राय थी कि वो मुशर्रफ दौर में भी काम करते रहे हैं या किसी पॉलिटिकल पार्टी से उनके घर वालों का ताल्लुक या उनका ताल्लुक है, तो उस हवाले से भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात दिए गए हैं। तो अदालत में अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करना जो है वो हर फ्री का हक है। और ये जो आपने जवाब की बात की है, ये जवाब नहीं है, ये दरअसल अपनी पोजीशन क्लैरिफाई की गई है निहाल हाशमी साहब के हवाले से, क्योंकि निहाल हाशमी, इजाजत है मैं जरा वजाहत कर दूं इसकी। जी बिल्कुल, आप कहिए। निहाल हाशमी साहब ने कराची में किसी जगह किसी कमरे में जहां कुछ 40-50 लोग बताया गया थे, जब ये इन्वेस्टिगेशन की हमने, वहां एक तकरीर की। उस तकरीर के दौरान वहां कोई प्रेस रिपोर्टर या प्रेस या इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया का नुमाइंदा मौजूद नहीं था। वो बंद कमरे में उन्होंने गुफ्तगू की। गुफ्तगू निहायत काबिल एतराज और नाकाबिल कबूल थी। वहां शायद किसी पार्टी वर्कर ने उनकी वीडियो बनाई होगी और उसने अपनी तरफ से इसे फखरिया कारनामा समझ के, क्योंकि ऐसे जाहिलों की कमी नहीं होती है, उसने उसका सोशल मीडिया पे डाला होगा और वहां से वो टीवी चैनल्स के पास आई। लेकिन जब एक सेनेटर इस तरह की गुफ्तगू करेगा उस पर एतराज किया जाना चाहिए। जब ये शिकायत 31 मई को, ये 31 मई को अपलोड हुई है, 28 मई की शायद ये तकरीर है, जिस दिन ये अपलोड हुई है उस वक्त उसके कोई थोड़ी देर बाद नेशनल सिक्योरिटी की एक मीटिंग थी जिसे वजीर आजम साहब प्रिजाइड कर रहे थे। इस दौरान में अभी वो प्रिजाइड कर रहे थे, मरियम औरंगजेब साहबा का बयान, मेरा स्टेटमेंट और आसिफ किरमानी साहब का स्टेटमेंट यके बाद दीगर आए, जिसमें स्टेटमेंट को डिसोन किया। हमने कहा कि ये नाकाबिले कबूल है और इस पे इंजबाती कार्रवाई होगी। जो ही सदर जमात 3:30 के करीब फारिग हुए हैं उस मीटिंग से, अगले घंटे 1.5 घंटे में सारे स्टेप्स हम ले चुके थे। और मुझे ये बताइए कि निहाल हाशमी अगर अकड़ जाते कि जी मैंने इस्तीफा नहीं देना सेनेट से, तो हम गन पॉइंट पे तो इस्तीफा नहीं ले सकते थे। लेकिन जब उन्हें पार्टी प्रेसिडेंट का ये डायरेक्शन दी गई कि आपने ये निहायत, लेकिन ख्वाजा साहब मसला ये है, ख्वाजा साहब मुझे बात खत्म कर, एक जुमला मैं खत्म कर, लंबी होगी, माफी चाहता हूँ। तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का सुओ मोटो
मीडिया के जरिए मालूम पड़ा कि तकरीबन 6 बजे के करीब है। उससे पहले हम अपना काम कर चुके थे। हाँ। जो सजा जमात दे सकती है वो हमने दे दी थी। खौरा साहब, आपकी बातें बिल्कुल ठीक है, ये सारी ऑन रिकॉर्ड भी हैं, लेकिन मामला ये है कि आप ये सारी बातें मीडिया पर तो बता रहे हैं, आप ये सारी बातें अपने प्रेस रिलीजेस में तो कर रहे हैं, हुकूमती जवाब में भी, रद्द-ए-अमल में भी, सारी बातें हर जगह पे क्लैरिफाइड हैं, हर जगह पे ऑन रिकॉर्ड हैं, लेकिन इन सारी क्लैरिफिकेशंस को, इन ऑन रिकॉर्ड बातों को सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम नहीं किया। उन्होंने अटॉर्नी जनरल के जरिए हुकूमत को कहा कि हमें मुतमईन किया जाए, बावजूद इसके कि सब बातें ऑन रिकॉर्ड हैं, लेकिन हम समझते हैं कि निहाल हाशमी के पीछे कुछ और बोल रहा था, कोई और बोल रहा था, हमें मुतमईन किया जाए कि ये उनकी जाती राय थी। अभी भी सुप्रीम कोर्ट मुतमईन नहीं हुई, तो 5 जून के बाद आप लोग सुप्रीम कोर्ट को मुतमईन कैसे करेंगे, या ये तनाव की कैफियत हमें मजीद डेवलप होती नजर आएगी? देखें जी, इसकी बात के 2 हिस्से। जहां तक ऑनरेबल कोर्ट का ये कहना है कि हमें मुतमईन किया जाए, तो ये उनका राइट है और ये उनका इख्तियार है, और जहां उनका इख्तियार है और जहां उनका राइट है, उसके आगे सरे तस्लीम खम है, उसके आगे कोई मुज़ाहमत नहीं है। और ऑनरेबल कोर्ट जब तक चाहे, जैसे चाहे, जिस अंदाज में चाहे उसकी सफाई, हाशमी साहब तो अपना केस जाने, उन्होंने काम किया तो जवाब देंगे, लेकिन अटॉर्नी जनरल जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के नुमाइंदे हैं वो पूरा कोऑपरेट करेंगे, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसी तरह, जिस तरह जीआईटी के मामले में भी मुसलसल एक ताबुन की फिजा आप देख रही हैं और पेश हुआ जा रहा है बार बार, तो उस पर कोई एतराज नहीं है। एतराज किस बात पे है? एतराज, और ये एतराज करना हमारा राइट है, ये कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, क्योंकि हमारे, अगर आप हमारा इमेज ही खत्म हो जाए बतौर सियासी जमात के, या हमारे इमेज को डिस्टॉर्ट कर दिया जाए, तो मुझे बताइए कि हम लोगों में क्या करने जाएंगे। लेकिन खौरा साहब, मसला यहीं पे खत्म नहीं होता, मसला यहीं पे खत्म नहीं होता कि सुप्रीम कोर्ट मुतमईन नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट इससे भी एक कदम आगे गई है, बहुत सख्त रिमार्क्स दिए हैं कि उनके खिलाफ एक मुनज़्ज़म साजिश हो रही है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मुनज़्ज़म साजिश में कुछ विफाकी वज़रा और कुछ हुकूमती अराकीन भी शामिल हैं, और इसमें सुप्रीम कोर्ट में तो नहीं, सुप्रीम कोर्ट के बाहर बहुत से हलकों में आपकी बहुत सी तकारीर कोर्ट होती रही, ख्वाजा आसिफ साहब की बहुत सी तकारीर कोर्ट होती रही, चौधरी निसार साहब की बहुत सी तकारीर कोर्ट होती रही। तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट समझती है कि मुनज़्ज़म साजिश हो रही है उनके खिलाफ, और इसमें कुछ विफाकी वज़रा, हुकूमती अराकीन मुलव्विस हैं। मुझे अब इजाजत है, मैं वजाहत कर दूंगा। जी जी बिल्कुल, आपने बीच में से बात की थी। देखिए गरीदा, गुजारिश ये है कि मैंने पहले भी कहा और मैं तकरार से कह रहा हूं कि तसल्ली करना, तशफ़ी करना, तहकीक करना, मामले की तह तक जाना सिर्फ अदालत उज़्मा नहीं बल्कि हर अदालत का हक है, उनका इख्तियार है। उनके उस हक और इख्तियार को हर वो शख्स तस्लीम करता है जो आइन की सरबुलंदी पर यकीन रखता है। सो इस पर कोई बहस नहीं है, लेकिन हम भी एक अदारा है, हमारी भी कोई इज्जत है, और आपकी मुंतखब हुकूमत है पाकिस्तान में जो करोड़ों वोट लेके आई है, और वो भी पाकिस्तान के आइन के तहत कायम है, उसकी भी इज्जत होनी चाहिए। और अगर उस पर कोई शक है, कोई शुबा है किसी हुकूमती अहलकार पे या किसी काबीना के रुकन पे, तो एतराज़ का एक तरीक़ाकार है, वो अब ज़रूर किया जाए। लेकिन अगर कहा जाए कि गॉडफादर, कभी उससे आप मुमासलत दे लें, कभी माफिया से मुमासलत दे लें, तो ये मेरा ख्याल मुनासिब नहीं है, क्योंकि हमने लोगों को जवाब भी देना है, और हमारे यहाँ कोई गॉडफादर नहीं है, और हमारे यहाँ माफिया की सोच वाला कोई शख्स नहीं है। जब ये रिमार्क्स आएंगे तो फिर हुकूमत को अपनी पोजीशन क्लैरिफाई करनी पड़ेगी। सो तनाव नहीं है, महाजराई नहीं है, लेकिन अपनी, एक मिनट मुझे बात पूरी, प्लीज मुझे बात पूरी करने दें, लेकिन हमें अपनी पोजीशन क्लियर करने का फंडामेंटल राइट है पाकिस्तान के आइन और कानून के तहत, और इस हक से हम काइंडली दस्तबरदार नहीं हो सकते। रह गई बात मुनज़्ज़म साजिश की, कोई मुनज़्ज़म साजिश नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, और मुनज़्ज़म साजिश या साजिश वो नहीं कर सकते जिन्होंने आपकी आज़ादी की जंग लड़ी है, और जानों पर हम खेले हैं, हम जानों पर खेले हैं हमें। और ये मैं रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूं, नवाज शरीफ साहब को टेलीफोन आया मॉडल टाउन में पाकिस्तान के बाहर से, और वो रिकॉर्ड का हिस्सा है, पहली बार मैं नहीं बता रहा। उन्होंने कहा गया कि जो 1-2 सुपर पावर्स थी, उनके मिनिस्टर्स की कॉल्स आई कि आप ना जाएं, आप पर खुदकुश हमले का खतरा है। हमारी जानें मुफ्त में नहीं आई हुई थी, हमारे भी बच्चे हैं छोटे छोटे। नवाज शरीफ साहब और हम सब सरफरोशी से निकले, चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब ने लगना था, हम में से किसी ने चीफ जस्टिस नहीं लगना था, ऑनरेबल 60 जजेस ने बहाल होना था। हमारी मुशर्रफ से लड़ाई जरूर थी,
लेकिन वो लड़ाई लड़ने के और बहुत से तरीके थे, मगर हम समझते थे कि अदलिया अगर आजाद नहीं होगी तो पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। सो जो जमात, लेकिन ख्वाजा साहब मसला ये है कि जो नून लीग का माजी है जुडिशरी के साथ 2008 के बाद से, उसके साथ मुवाजना नहीं किया जा रहा। कुछ हलकों की तरफ से मुवाजना किया जा रहा है 97 के साथ, जो हुकूमत और अदलिया के दरमियान ताल्लुकात थे। ये आयरॉनिकली है, सितम जरीफी है, या आप इसे जो भी कहें, लेकिन बहरहाल मुवाजना 97 से किया जा रहा है, 2008 के बाद के ताल्लुकात से नहीं। उससे कर लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं इस बात को एक जुमले में खत्म कर लूं। तो मैं ये कह रहा था और खत्म यहां करना चाह रहा था कि मुस्लिम लीग नून से, मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से और उनके साथियों से खुदा के लिए हम पे ना डाउट कीजिए और ना हमारे बारे में ये तसव्वुर कीजिए कि हम कोई साजिश कर सकते हैं। सिर्फ हमें अपनी इज्जत बचाने का हक दिया जाए, और अगर हमारे बारे में ऐसे रिमार्क्स आएंगे जिनके पीछे कोई सबूत नहीं है या पूरी इतला नहीं है, तो हमें अपनी पोजीशन क्लैरिफाई करने का हक है। एक बात और है, फिर मैं आ जाता हूं 98 पे जी। बाज ऑनरेबल जजेस के रिमार्क्स हमारे मुखालफीन ने हमारे खिलाफ हथियार के तौर पे इस्तेमाल किए हैं, बार बार किए हैं। अब ये नहीं हो सकता कि इमरान खान की जमात और पीपल्स पार्टी, ये लोग ऑनरेबल जजेस के रिमार्क्स को वेपन के तौर पे हमारे खिलाफ रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल करें और हम अपने मुखालफीन को जवाब न दें। मुझे अपनी तकरीरों का पता है, मगर मुझे बड़ी अच्छी तरह मालूम है कि जब भी मैंने कोई बात की है, मैंने अपने मुखालफीन के जवाब में की है। जब रिमार्क्स को हमारे मुखालिफ हथियार बनाएंगे, उस हथियार का जवाब हम जरूर देंगे। ये तो अब हुकूमत की एक्सपेक्टेशंस क्या है? अब हुकूमत की नहीं, अभी पहले सवाल गया जो 98 वाली बात है जी। तो गरीदा फारूकी साहबा, बलूगत सारे अदारों में आई है, सिर्फ सियासी जमातों में नहीं आई, अदलिया में भी आई है। अदलिया में भी नजरिया जरूरत के फैसले होते थे। यही भुट्टो मरहूम को जुडिशियल मर्डर लोग कहते हैं किया गया था, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला था, और नवाज शरीफ साहब को तैयारा साजिश केस में सजा दी गई थी, और जनाब यहाँ नजरिया जरूरत के तहत मार्शल लॉ को दबाम भी दिया गया है, और सियासी जमातें भी इस खेल का हिस्सा रही हैं। सो अगर बलूगत हमारे यहाँ आई है तो बलूगत अदारों के अंदर भी आई है। मेरे पास चूंकि टाइम कम रह गया तो एक सवाल मेरे पास वक्त कम नहीं है। आपसे तफसीली नशिस्त रखेंगे, बहुत कुछ जानने वाला है। खैर साहब ये बता दें कि अब हुकूमत की और नून लीग की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? जिस तरह से मिलिट्री की तरफ से एक ट्वीट आई थी, उसके बाद वो ट्वीट वापस ले ली गई थी, क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं कि रिमार्क्स भी वापस लिए जाएं, या आपकी एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि एक नया बेंच कोई तश्कील दिया जाए, फाजिल जज अपने इन रिमार्क्स पे खुद नजरसानी करके बेंच से अलग हो जाएं, या चीफ जस्टिस साहब इसका नोटिस लें? एक्सपेक्टेशंस क्या हैं आपकी? देखिए, निहायत ऑनरेबल हमारे जजेस हैं, जिनने पहले रिमार्क्स दिए, जिन ऑनरेबल जजेस ने, वो भी निहायत काबिल एहतराम काबिल लोग हैं और बड़े ऑनेस्ट लोग हैं, और किसी को अगर आप बराह रास्त नहीं जानते तो रेप्यूट होती है। तो मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता जिससे ये फील आए खुदा ना खास्ता कि हमने अपने मुअज़्ज़ज़ जजेस या ऑनरेबल कोर्ट की रेप्यूट के हवाले से खुदा ना खास्ता कोई बात की है। सिर्फ हम ये अर्ज करना चाहते हैं दस्त बस्ता, बड़ी न्याजमंदी के साथ, कि हमारी भी इज्जत है, हम माफिया नहीं है, हमारे लीडर गॉडफादर नहीं है, हम सियासी कारकुन हैं। हमने बड़ी मार खाई है पाकिस्तान को यहाँ तक पहुँचाने के लिए, और हमने अपने जिस्मों और रूहों पर जख्म खाए हैं, और अदलिया की आजादी के लिए हम हर कीमत। हुकूमत चाहती है कि रिमार्क्स वापस ले लिए जाएं, हुकूमत चाहती है कि रिमार्क्स वापस ले लिए जाएं। मेरा ख्याल है जी कि गवर्नमेंट ने अपनी पोजीशन क्लियर की, हमने उन रिमार्क्स के हवाले से एक पोजीशन ले ली। अब ये ऑनरेबल कोर्ट पे छोड़ देना चाहिए, वो ज्यादा बेहतर समझते हैं कि उन्हें कैसे कंडक्ट करना है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब प्रोग्राम में तफसील से बात करने के लिए। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो लाइन ऑफ कंट्रोल पे भारत की खिलाफ वर्जियां और कश्मीर में बर्बरियत के एक नए प्लान के हवाले से बात करेंगे।
लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय सरकार की खिलाफवर्जियां मुसलसल बढ़ती जा रही हैं और इसका एक बदतरीन नमूना कल भी देखने में आया जब लाइन ऑफ कंट्रोल के बट्टल, जंदरूट और तत्तापानी के सेक्टर्स में भारतीय फौज ने बिला इश्तियाल फायरिंग की और पाकिस्तानी साइड पे 3 मासूम शहरियों को जख्मी कर दिया। ये भारत की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री की खिलाफवर्जी का कोई पहला वाकया नहीं है। 31 जनवरी 2017 को जब DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने बताया था कि उस वक्त तक भारत की तरफ से 945 खिलाफ वर्जियां की जा चुकी हैं लाइन ऑफ कंट्रोल की और वर्किंग बाउंड्री की, जिनमें से गुज़श्ता 4 महीनों में सिर्फ 314 खिलाफ वर्जियां हैं जो कि भारत की तरफ से हुई हैं, जिनमें 46 पाकिस्तानी शहीद हुए हैं। और इस वक्त तक के अंदाजे के मुताबिक भारत की तरफ से गुज़श्ता 3 सालों में 950 के करीब सरहदी खिलाफ वर्जियां हैं लाइन ऑफ कंट्रोल की और वर्किंग बाउंड्री की जो कि हो चुकी हैं। 31 जनवरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में DGISPR ने क्या कहा था आपको सुनवाते हैं। DGISPR की ये 31 जनवरी 2017 की प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें वो भारत की तरफ से सरहदी खिलाफ वर्जियों की तफसीलात बता रहे थे। ये हम आपको थोड़ी देर में दोबारा भी सुनवाएंगे, लेकिन भारत की तरफ से बढ़ती हुई लाइन ऑफ कंट्रोल पे और वर्किंग बाउंड्री पे खिलाफ वर्जियां, इनके पीछे भारत के खौफनाक और खतरनाक अज़ाइम क्या हैं, ग्रेटर प्लान क्या है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसके पीछे भारत का बड़ा मकसद यह है कि कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में जो उसकी बर्बरियत और गासिबियत जारी है उस पर पर्दा डाला जा सके और उस पर से तवज्जो हटाई जा सके। इसके हवाले से कुछ आलमी मीडिया में भी रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं। खासतौर पर कश्मीर में भारत की बर्बरियत का एक नया प्लान इकोनॉमिक टाइम्स ने बेनकाब किया है। इकोनॉमिक टाइम्स अपनी रिपोर्ट में कहता है कि इंडियन आर्मी कश्मीर में अपनी डर्टी वॉर को बढ़ाते हुए एक नए प्लान पे अमल शुरू कर रही है। साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स, नफ्सियाती हथियार, नफ्सियाती हथकंडे इस्तेमाल करने जा रही है। 12 टीम्स उसने भारतीय आर्मी ने तश्कील दे दी हैं कि जिनके जरिए वो 12 हुर्रियत पसंद नौजवानों को ढूंढेगी और बुरहान वानी की तरह और सब्जार भट्ट की तरह उन्हें शहीद कर देगी। इस वक्त हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक 11 से 12 ऐसे नौजवान हुर्रियत पसंद जिनके नाम और तस्वीर इंडियन आर्मी ने रिलीज कर दी है और इनको पकड़ने के लिए और इन्हें शहीद करने के लिए 12 टीमें भी तश्कील दे दी गई हैं। इन टीम्स को तमाम तर इख्तियारात हासिल होंगे। इन 12 हुर्रियत पसंद नौजवानों को लोकेट करने का टास्क दिया गया है। इनका बिहेवियर, इनका रवैया, इनकी वीकनेसेस, इनकी कमजोरियां मॉनिटर करने का टास्क दिया गया है। इसके अलावा ये हर टीम, जो 12 टीम्स तश्कील दी गई हैं इन 12 हुर्रियत पसंदों को पकड़ने के लिए, हर टीम में 15 से 20 भारतीय फौजी शामिल हैं जिनको तमाम तर फाइटिंग कैपेबिलिटीज भी हासिल हैं। ये भारतीय फौजी स्पेशल फोर्सेस में से हैं, इन्फेंट्री में से हैं, डेमोलिशन इंजीनियर्स ब्रांच में से हैं और इंटेलिजेंस कॉर्प्स स्पेशलिस्ट ब्रांच में से हैं। और इन टीम्स को तमाम तर इख्तियारात हासिल होंगे कि वो इन हुर्रियत पसंद नौजवानों को पकड़े, इन पे तशद्दुद करे, इनसे तफसीलात उगलवाए और इन्हें मार भी दे, इन्हें शहीद भी कर दे, जैसे बुरहान वानी और सब्जार भट्ट को शहीद कर दिया गया। ये वो मामलात हैं, ये वो मकबूजा कश्मीर में भारत की बर्बरियत है। भारत की बर्बरियत का नया प्लान है कि जिस पर पर्दा डालने के लिए भारत मुसलसल लाइन ऑफ कंट्रोल पे और वर्किंग बाउंड्री पे खिलाफ वर्जी कर रहा है। इन सरहदी खिलाफ वर्जियों का पाकिस्तान आर्मी भरपूर जवाब देती है, मुसलसल जवाब देती है, लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान ये भी बावर करवाता है भारत को और आलमी बरादरी को कि वो एक पुरअमन मुल्क है और अपने हमसायों के साथ पुरअमन ताल्लुकात चाहता है। और ये सरहदी खिलाफ वर्जियां आलमी बैनुल अक़वामी उसूलों और कवानीन के बिल्कुल खिलाफ हैं। यहाँ तक कि अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सिरीन की एक टीम जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल के दौरे पर थी, उनकी गाड़ी पर भी भारत ने फायरिंग की। वो मुबस्सिरीन महफूज रहे, अलबत्ता गाड़ी को नुकसान पहुंचा। तो ये भारत के वो शर्मनाक अज़ाइम हैं,
ये वो शर्मनाक करतूत हैं कि जिन पर पर्दा डालने के लिए मुसलसल वो पाकिस्तान के साथ सरहद पर जंग की सूरत हाल क्रिएट किए हुए है। आखिर भारत चाहता क्या है और इन सरहदी खिलाफ वर्जियों को रोका किस तरह से जा सकता है, इसी हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ हैं सीनियर दिफाई तार साबिक सेक्रेटरी दिफा जनरल नईम खालिद लोधी साहब। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। भारत की सरहदी खिलाफ वर्जियां मुसलसल बढ़ती जा रही हैं, उसका एक बड़ा नमूना कल लाइन ऑफ कंट्रोल के 3 सेक्टर्स में देखने में आया है और इस वक्त के अंदाजों के मुताबिक 950 से ज्यादा पिछले 3 सालों में भारत की तरफ से LOC और वर्किंग बाउंड्री की खिलाफ वर्जियां हो चुकी हैं। क्या कहेंगे आप इस पे? इस वक्त तो भारत के लिए दो ये मुसीबतें खड़ी हुई है ना। एक तो जो आपका CPEC है वो भारत उसको ज्यादा से ज्यादा कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश कर रहा है, ये कह करके उसका कुछ हिस्सा कश्मीर से गुजरता है ताकि जितने बैन अल-अक़वामी एक्टर्स हैं बाकी वो इससे मुतनफ़र हों। लेकिन ज्यादा इससे बड़ी बात यह है कि जो वहां पर तहरीक चल रही है, जो पहले तो इंतफादा तहरीक की सूरत में थी लेकिन खुद ही भारत ने उसको मिलिटराइज कर दिया है। जब उन्होंने इतने लोगों को शहीद कर दिया, इतने लोग जख्मी कर दिए और अभी आपने देखा कि सरेआम वो गन बैटल्स करते हैं उनके साथ, तो वो तहरीक जो है वो उनके लिए एक बहुत बड़ा कांटा बनी हुई है। उनको समझ नहीं आ रही, उनके अपने अवाम उनके खिलाफ होते जा रहे हैं। वो उनसे पूछते हैं कि ये क्यों आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे और इस तरीके से क्यों इनके साथ आप बिहेव कर रहे हैं। तो ये दो बड़े मुहर्रिकात हैं जिसकी तरफ से वो तवज्जो हटाने के लिए ये सारे काम और फिर यह है कि मेरा अपना ये ख्याल ये है कि जब से उनके गठजोड़ हुआ है अमेरिकन के साथ और वो हमें दोनों तरफ से घेरे में लिए हुए हैं, अफगानिस्तान की तरफ से भी हमले करवाते हैं, इधर से भी करते, तो कोई मिली भगत है इसमें जो मैं देख रहा हूँ। तो ज्यादा आप ये समझें कि कश्मीरी की तरफ से तवज्जो उठाने के लिए कश्मीर में इस किस्म के काम करते हैं। जनरल साहब, आपने कहा कि भारत कश्मीर से तवज्जो हटाने के लिए इस तरह के काम कर रहा है, LOC पे वर्किंग बाउंड्री पे इस तरह से गर्म कर रहा है मामलात। कुछ दिन पहले ही खबर आई कि भारतीय आर्मी ने 11 हुर्रियत पसंद नौजवानों के नाम और तस्वीर जारी कर दी हैं और उनको पकड़ने के लिए कुछ 12 टीमें भी तश्कील दे दी गई हैं जिनमें 15 से 20 सोल्जर्स मौजूद हैं। तो भारत की कश्मीर में बर्बरियत का एक नया प्लान इस तरह से बेनकाब हो रहा है, क्या कहेंगे इस पर? समझता हूँ, देखिए पहली बात तो ये हम सब जानते हैं, इसको ज्यादा दोहराने की जरूरत नहीं कि कश्मीर इंडो पाकिस्तान पार्टीशन का अनफिनिश्ड एजेंडा है और ये सिर्फ कश्मीरियों का मसला नहीं, ये हिंदुस्तान का मसला भी है, ये पाकिस्तान का मसला भी है, बल्कि ये इंटरनेशनल कम्युनिटी का मसला इसलिए आता है कि UNO की ये करारदादें इस पर